हाँ जी बेटा, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज बेटा हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर सॉलिड स्टेट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ थ्योरी थोड़ा सा है और इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल थोड़ा सा है। प्रॉबेबली आज की क्लास जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू अगली क्लास। अगली क्लास में आपको तभी समझ में आएगा जब आप आज की क्लास को अच्छे से समझ सकेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ। आज हम करेंगे कि कैसे किसी भी क्यूब के अंदर, हमने बेटा 3 टाइप के क्यूब्स पढ़े हैं। एक पढ़ा है हमने सिंपल यूनिट सेल, एक पढ़ा है हमने बीसीसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और बेटा तीसरा यूनिट सेल जो हमने पढ़ा है वो कौन सा है, स्पेस सेंटर्ड यूनिट सेल। हम देखेंगे कि इन 3 यूनिट सेल्स के अंदर एफिशिएंसी पैकिंग कितनी होती है, मतलब कितना स्पेस भरा हुआ होता है, एंड जो बच जाएगा बेटा वो स्पेस क्या होता है, खाली होता है। अब वो खाली स्पेस जो है वो इंटरस्टिशियल वॉइड के फॉर्म के अंदर होता है, जो टेट्राहेड्रल भी हो सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल भी हो सकते हैं। ये तो होगा हमारा एक टॉपिक जिसको ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट लगेंगे आपको समझाने में, आपको बताने में। जो इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। पिछले 21 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, हर साल डेंसिटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल बोर्ड में 3 नंबर का आता है। पिछले साल बोर्ड वैसे नहीं हुए, ठीक है, पर जब टर्म 1 के एग्जाम्स हुए थे बच्चों के स्कूल में, टर्म 2 हुआ था, प्री बोर्ड हुआ था, तो उस केस में वो न्यूमेरिकल आया था। इस साल लेट अस सी कि वो इस डेंसिटी वाले न्यूमेरिकल को कैसे प्लेस करते हैं हमारे एग्जाम के अंदर। लेकिन अगर आपके स्कूल में थ्योरी पेपर हुआ और उसमें सॉलिड स्टेट आएगा तो बेटा 3 नंबर का डेंसिटी वाला न्यूमेरिकल जो है वो आज जरूर आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो आएगा ही आएगा। तो आज की क्लास हमारे डेंसिटी वाले बेस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में चली जाएगी। मैंने ग्रुप में लिखा था कि प्लीज एक लॉग टेबल अपने पास जो है वो रख लीजिएगा, क्योंकि लॉग टेबल की आपको जरूरत पड़ने वाली है। अगर इनकेस नहीं हुआ तो मैं आपको लॉग टेबल सिखा भी दूंगा कि लॉग जो है वो कैसे निकालते हैं, राइट। तो डेंसिटी के न्यूमेरिकल में लॉग टेबल की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि अदरवाइज कैलकुलेशन क्यूब रूट में चली जाती है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सॉल्व करना। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे सबसे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है एफिशिएंसी पैकेज। मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, जो क्या कहता है आप पढ़ लीजिएगा एक बार, इट इज सफिशिएंट इनफ। उसके बाद हम वापस बोर्ड पे आके उस चीज को समझेंगे। तो जो क्वेश्चन है हमारा, मैं आपको बता देता हूं। ये है एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन। आप लिख सकते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट एफिशिएंसी पैकिंग इन केस ऑफ मेटल क्रिस्टल, सिंपल यूनिट सेल के लिए, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए, और हमको किसके लिए बताना है, स्पेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 आपने पढ़ लिया। तीनों यूनिट सेल की एफिशिएंसी पैकिंग हमको निकालनी है। तो मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूं, इस स्क्रीन की अब आपको जरूरत नहीं है, और हम आते हैं अपनी स्क्रीन के साथ। तो शुरुआत करते हैं एफिशिएंसी पैकिंग कैसे हम निकालते हैं। तो दिस इज एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले हमको निकालनी है
एफिशिएंसी पैकिंग इन सिंपल यूनिट सेल। आप प्लीज कुछ भी कॉपी नहीं करेंगे, आप बोर्ड पे ध्यान देंगे। व्हेन आई एम डन विद टॉपिक आई विल गिव यू एम्पल टाइम टू कॉपी आराम से, क्योंकि ये एफिशिएंसी पैकिंग ही क्वेश्चन में आ सकती है एग्जाम के अंदर। तो बेटा इसमें जो सबसे पहला पार्ट है ए पार्ट, वो कहता है एफिशिएंसी पैकिंग आपको सिंपल यूनिट सेल की निकालनी है। अब जरा ध्यान से देखिए कि यूनिट सेल को हम ड्रॉ कैसे करते हैं सिंपल यूनिट सेल को। मैंने क्या किया, सिंपल यूनिट सेल का फेस ले लिया है, एक फेस, सामने वाला यूनिट सेल का फेस ले लिया है, और इस क्यूब की जो एज होती है बेटा हम उसको इस चैप्टर में क्या लिखते हैं, ए। तो बेटा एज लेंथ ऑफ अ क्यूब, बेटा सिंस क्यूब की सारी साइड एक जैसी होती है ना, तो हमने उस साइड को क्या मार्क कर दिया, एज ए। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि सिंपल यूनिट सेल के अंदर एटम कहां पर होते हैं, सिर्फ कॉर्नर्स। वेरी गुड, कहां पे होते हैं बेटा, सिर्फ कॉर्नर पे। अब मैं इन एटम्स को ड्रॉ कैसे कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। अब अगर सिर्फ एटम कॉर्नर पर है तो बेटा उसकी 1/8 वॉल्यूम ऐसे आएगी, उसकी 1/8 वॉल्यूम ऐसे आएगी, उसकी 1/8 वॉल्यूम ऐसे आएगी, उसकी 1/8 वॉल्यूम जो है वो ऐसे आएगी। मतलब आप देख सकते हैं कि सारे कॉर्नर वाले स्पेयर जो है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बीच में जगह मत छोड़ देना। बच्चे क्या करते हैं बेटा, गलती वो ये करते हैं कि वो ड्रॉ करते हैं स्पेयर और वो ऐसे दिखा देते हैं। तो बेटा ये वाला डायग्राम सिंपल यूनिट सेल के लिए गलत है बेटा, है ना, इसको हमने क्या मार्क कर दिया, क्रॉस मार्क कर दिया। ये वाला डायग्राम सही है जहां पे स्पेयर के पॉइंट जो है, स्पेयर जो होते हैं, दो स्पेयर जब एक दूसरे को बेटा टच करते हैं तो वो एक ही पॉइंट पे टच करते हैं। हमारा यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं है ना, पर अगर आप दो स्पेयर लोगे तो वो एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को बेटा टच करते हैं, वो पॉइंट एक ही यहाँ पर आ रहा है। हमारा डायग्राम इज नॉट दैट नाइस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। नाउ बेटा अगर स्पेयर है तो बेटा जाहिर सी बात है स्पेयर का क्या होगा, रेडियस। तो बेटा वो रेडियस कितना हो जाएगा, ये आर, है ना। ये देखो बेटा ये लैटिस पॉइंट है ना, लैटिस पॉइंट से उसकी वहां तक क्या हो गया बेटा, आर, और बेटा इसका रेडियस भी क्या हो गया, आर। तो बेटा हमारे पास क्या आ गया, रेडियस ऑफ स्फेयर या एटम, बेटा हम उसको क्या लिखते हैं, आर, राइट। तो अगर हमारे पास आर है बेटा ये, तो देयरफॉर अगर आप ध्यान से देखो ए किसके बराबर आ गया, 2r के बराबर आ गया, है ना। तो बेटा ये आपको याद होना चाहिए। What is the relation between edge length and radius of sphere in simple unit cell? बड़ा सिंपल है, a is equal to 2r। ऐसे ही कोई ना कोई पीसीसी के लिए भी रिलेशन होगा, कोई ना कोई एससीसी के लिए भी रिलेशन होगा, तो हमको वो सारे रिलेशन जो है वो मार्क करते हैं। अब बेटा आगे की बात करते हैं और हम बात करते हैं एफिशिएंसी पैकिंग। कितना एफिशिएंटली सिंपल यूनिट सेल जो है बेटा वो पैक है। बेटा ये देखो बेटा कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम या स्फेयर कितने हैं, नंबर ऑफ स्फेयर या एटम कितने हैं इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर डिवाइडेड बाय बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू बेटा क्या हो गया 100। तो बेटा हम क्या चीज निकाल रहे हैं, एक क्यूब के अंदर
एटम्स कितने पैक्ड हैं, इसलिए बेटा मैंने डिवाइड क्यूब की वॉल्यूम से किया है। ऊपर शायद हो सकता है बेटा आपको लाइट की शैडो पड़ रही होगी, मैं दोबारा बता देता हूँ। नंबर ऑफ स्पेयर कितने आ रहे हैं या एटम कितने होते हैं यूनिट सेल के अंदर, है ना। नंबर ऑफ स्पेयर या नंबर ऑफ एटम बेटा किसके अंदर, सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, हर एक एटम या स्पेयर की वॉल्यूम कितनी होती है, डिवाइडेड बाय बेटा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एंड सिंस परसेंटेज में निकाल रहे हैं इनटू 100। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि सिंपल यूनिट सेल के अंदर कुल मिलाकर कितने एटम आते हैं, 1 इनटू स्पेयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 pi r cube. 4/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब की वॉल्यूम A cube. इनटू बेटा क्या हो गया 100। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ दिखा रहा हूं कि देखो भाई मैंने ए की वैल्यू जो है वो यहाँ लिखी, तो बेटा ये कितना आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। ए की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी है 2r, उसको बेटा मैंने कितना लिखा होल क्यूब, इनटू बेटा क्या लिखा 100। आपको ये कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, 52.4%। सिंपल, आपको लिख देना वैल्यू, ये आप याद कर लो, नहीं तो अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो बेटा आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेटा ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सिंपल यूनिट सेल के अंदर 52.4% पैकिंग होती है एटम्स की, बाकी सारा स्पेस जो है बेटा क्या है, खाली पड़ा है। सर किसमें डिवाइडेड है, वॉइड्स के अंदर डिवाइडेड। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा ये एक अच्छी पैकिंग इस चक्कर में नहीं मानी जाती, बट यस देयर आर मेनी क्रिस्टल जो बेटा सिंपल यूनिट सेल की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। आई होप बेटा इसमें से किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई चीज पूछना चाहता है, कॉपी नहीं करेंगे हम। सर 52.4% फिल्ड है वो फिर। हाँ जी बेटा क्या कह रहे हैं आप? सर वो 52.4% फिल्ड है। हाँ जी बेटा ये फिल्ड है, बाकी जो है 47.6% खाली है। समझ आया, हमने लिखा ना एफिशिएंसी पैकिंग कितनी है बेटा, ये मतलब होता है। यस सर। ओके बेटा। यस सर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं। देखिए बेटा हमने यहाँ पे किसकी बात करी, एक ही एफिशिएंसी पैकिंग, इसके अंदर सिंपल यूनिट सेल के अंदर। ठीक है, ये हमारा डायग्राम नहीं है। और बेटा अब हम इसी क्वेश्चन के सी पार्ट की बात कर रहे हैं, है ना। मैं पहले एससीसी करा रहा हूँ, बीसीसी मैं इसके बाद कराऊंगा क्योंकि मुझे इसमें ज्यादा जगह चाहिए। अब देखिए बेटा सी पार्ट हम पहले कर रहे हैं, जिसका क्या है बेटा नाम, एफिशिएंसी पैकिंग इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ये क्या थी बेटा, सिंपल यूनिट सेल। अब हम बेटा किसकी बात कर रहे हैं, एफिशिएंसी पैकिंग इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बेटा सबसे पहले डायग्राम देखो, डायग्राम क्या कहता है। अब अगर ध्यान से देखिए बेटा फेस सेंटर का डायग्राम कैसे होता है। बेटा सबसे पहले तो आप क्यूब ड्रॉ कर दीजिए, और ड्रॉ क्यूब ऐसा करना कि बेटा वो क्यूब लगना चाहिए। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ साइज के अंदर, ताकि आपको आराम से डिफ्रेंशिएट कर सके उसको। ये देखिए बेटा, ठीक है। अब बेटा स्पेस सेंटर के अंदर हर स्पेस के एटम होता है, तो बेटा हाफ वॉल्यूम होती है। तो ये देखो बेटा मैंने स्पेस पे उस एटम की वॉल्यूम दिखाया। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं,
उसको ऊपर से नीचे से इधर टच करा देते हैं, नहीं बेटा, ये ऐसे रहेगा। अच्छा, और इसके बाद बेटा कॉर्नर 1/8 वॉल्यूम आती है। अब ये ध्यान से देखिए बेटा, इसके कॉर्नर वाले जो है वो एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे क्योंकि बेटा जगह की प्रॉब्लम है। डायग्राम पे ध्यान रखिएगा बेटा, डायग्राम सही ड्रॉ नहीं करोगे तो एक्सप्लेनेशन सही नहीं आ पाएगा। तो बेटा फेस पे जो एटम आ रहा है वो इसके साइड को टच नहीं करता, ठीक है। और दूसरा बेटा कॉर्नर पे जो आ रहे हैं वो जो दो एटम्स होंगे वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, जैसा कि आप वहां देख सकते हैं कि उसके अंदर वो टच कर रहे हैं। ऑल ओके बेटा। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एक लाइन है बेटा वो है, मैंने इसको मार्क कर दिया ए, इसको मार्क कर दिया बी, इसको मार्क कर दिया सी, इसको मार्क कर दिया डी, और बेटा वो लाइन है ए। ठीक है, तो अब जरा देखो बेटा हमारे पास क्या क्या चीजें दे रखी है। सबसे पहले तो एज यूजुअल क्यू की एज लेंथ कितनी होगी बेटा, ए। ठीक है, देन बेटा रेडियस ऑफ स्फेयर कितना आ जाएगा बेटा, आर। और बेटा ये ध्यान से देखो, ये भी तो आर है, ये भी तो आर है, ये सेंटर हो गया, ये भी आर हो गया, और ये भी आर हो गया। लॉजिक समझ में आया मेरा, है ना? यस सर। ये भी तो लैटिस पॉइंट है, ये सेंटर है, तभी तो ये रेडियस आर हो गया। ये लैटिस पॉइंट है, एटम का न्यूक्लियस है, ये रेडियस आर हो गया। और बेटा अगर पूरे स्पेस से पास करेंगे किसी भी स्फेयर के तो बेटा वो डायमीटर होता है, डायमीटर 2r के बराबर हो गया। इसीलिए बेटा मैंने क्या लिखा, लेट फेस डायगोनल। तो बेटा फेस डायगोनल कौन है यहाँ पे, AC, है ना बेटा। फेस डायगोनल कौन हो गया बेटा, ये फेस हो गया ना, इस फेस का डायगोनल कौन है बेटा, AC। तो बेटा AC किसके बराबर हो गया, B के बराबर हो गया। सर वो कैसे, ये देखो बेटा मैंने इस पूरी लेंथ को बेटा क्या मार्क कर लिया है, B, है ना। तो ये जो B है, देयरफॉर AC जो बेटा B के बराबर है वो बेटा कितना हो गया, 4r। आपको अगर समझ में आया है तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो फिर बेटा मुझे कोई चीज दोबारा आपको बतानी पड़ेगी, तो आप पूछ सकते हैं बेटा। ऑल ओके, किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई हो बेटा? चलो, तो बेटा अब देखो हम बात करते हैं इसके अंदर किसकी, एफिशिएंसी पैकिंग। एफिशिएंसी पैकिंग निकालने से पहले, है ना, ये देखो बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाती है, एफिशिएंसी पैकिंग। अब एफिशिएंसी पैकिंग का बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही नंबर ऑफ स्फेयर इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्फेयर अपॉन बेटा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यू बेटा इनटू क्या हो गया, 100। हम सब जानते हैं नंबर ऑफ स्फेयर FCC में कितने एटम होते हैं, वेरी गुड, 4। हर एक की वॉल्यूम कितनी है, 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पास A और R के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे तो था। तो मुझे A और R के बीच में रिलेशन निकालना है, और वो रिलेशन कैसे निकाल रहा हूं, अब जरा देखिए। इन राइट ट्राइंगल ABC, आप देख सकते हैं ना बेटा B पर ये राइट एंगल है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बेटा कितना है, B स्क्वायर। AB कितना है बेटा, A स्क्वायर। BC कितना है बेटा,
ए स्क्वायर, ये देखो ए भी ए है, बी सी भी ए है और ये पूरा बी स्क्वायर है। तो बेटा बी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ गया, 2a स्क्वायर। लेकिन बेटा आप जानते हैं कि बी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, 4r के। तो बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया 4r होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। बेटा मैं क्या ले रहा हूँ, रूट, मैंने क्या ले लिया, रूट। तो बेटा ये कितना आ गया, 4r इज इक्वल टू रूट 2a। ये कितना आ गया बेटा, 4r इज इक्वल टू रूट 2a। मैंने रूट 2 से 4 को कट करने की कोशिश करी, तो बेटा ध्यान से देखिए ये कितना आ जाएगा, 2√2 इज इक्वल टू a। ये है बेटा रिलेशन बिटवीन a एंड r। याद कर लेना बेटा, बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल इस पे भी बेस्ड है एनसीईआरटी के अंदर, जो अभी हम थोड़ी देर में करने वाले हैं। सिंपल यूनिट सेल के अंदर रिलेशन ए और आर के बीच में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट एससीसी और पीसीसी का रिलेशन है। और इस ए की वैल्यू को जब मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 4 × 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2√2r होल क्यूब इंटू 100। आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 74%। तो एससीसी के अंदर 74% पैकिंग होती है बेटा, बाकी 26% जो है वो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में एक जगह जो है वो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। मतलब जिस क्यूब के अंदर बेटा सबसे ज्यादा एटम आते हैं उसकी पैकिंग भी बेटा आप देख सकते हैं कितनी है, सिर्फ 74% है। तो ये था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट एंड बी पार्ट। अब आप कॉपी कर लीजिए, कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं एंड देन वी विल डू बी पार्ट। तो बेटा अब हम कर रहे हैं बी पार्ट, एफिशिएंसी पैकिंग इन बीसीसी। थोड़ा सा इसका डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है सर, क्यों? क्योंकि बेटा एसटीसी और सिंपल यूनिट सेल का जो डेरिवेशन है वो 2 डायमेंशन में ही हो जाती है। अब बीसीसी के अंदर वो बॉडी के सेंटर में है तो हमें डायग्राम 3 डायमेंशनल ड्रॉ करना पड़ता है। तो सर ध्यान से देखिएगा बेटा डायग्राम। तो ये तो बेटा उसका एक फेस है। अब आप चाहे इसको फ्रंट वाला मानो चाहे आप इसको बैक वाला मानो, ये बेटा आपकी चॉइस है, ठीक है। और इसका एक और फेस जो है बेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा पूरा क्या आ गया बेटा, क्यूब आ गया। अब बेटा इस क्यूब के बीच में एक पूरा एटम है। मतलब आप जिस रूम के अंदर बैठे हैं, इमेजिन कीजिए आप जिस रूम के अंदर बैठे हैं उस रूम का सेंटर को विजुअलाइज कर लीजिए, है ना। उस रूम के सेंटर को विजुअलाइज कर लीजिए, इस रूम के सेंटर को, है ना। तो बेटा इस रूम का सेंटर कहाँ पे आएगा, काइंड ऑफ, है ना, आपके सर के ऊपर आ गया, है ना, क्योंकि जिस हिसाब से आप बैठे हैं। तो बेटा हो सकता है कि इस रूम का सेंटर
आप जिस भी रूम में बैठे हैं उस रूम का सेंटर विजुअलाइज कर लीजिए, वो एक एटम का सेंटर है और इस पूरे रूम के अंदर एक पूरा स्फेयर है। ये देखिए बेटा, इस पूरे रूम के अंदर एक स्फेयर है। ये है वो बॉडी के अंदर का एटम। आ रहा है बेटा लॉजिक समझ में? Yes, अब sir. देखिए Yes, बेटा, sir. मैं इसकी साइड मार्क कर रहा हूँ, ए बी, ये हो गया बेटा सी, ये हो गया डी, डी के पीछे ई एफ जी, तो बेटा ये क्या हो गया एच, है ना। फ्रंट वाली साइड क्या हो गई बेटा ए बी सी डी, और जो पीछे वाली साइड है बेटा वो क्या हो गई ई एफ जी एच, राइट बेटा। सर एटम और कहाँ पे आते हैं? कॉर्नर पे भी तो आते हैं ना एटम, तो हम कॉर्नर वाले एटम दिखाएंगे। सर क्या हमें सारे कॉर्नर के एटम दिखाने पड़ेंगे? नेक्स्ट बेटा मैं ले रहा हूँ 2 कॉर्नर, एक इस रूम के ऊपर का कॉर्नर, कौन सा वाला? ये वाला। ये जो बेटा मैंने कॉर्नर दिया है, ये इस रूम के इधर का कॉर्नर है, ऊपर वाला। लॉजिक समझ में आ रहा है ना बेटा? Yes, sir. ये हमारा रूम हो गया, इस रूम के नीचे के नहीं ऊपर वाला कॉर्नर जो है ये वो वाला है एटम, ये हो गया एफ जो है वो ऊपर वाला कॉर्नर। एंड देखिए बेटा, एक कॉर्नर में ले रहा हूँ ये वाला। सर ये कौन सा वाला कॉर्नर है बेटा? इस रूम के अंदर पीछे चले जाते हैं तो वो नीचे वाला कॉर्नर, मतलब आगे वाले फेस का नीचे वाला कॉर्नर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक बेटा मेरा हाथ कहाँ जा रहा है? नीचे के कॉर्नर पे, एक बेटा कहाँ जा रहा है? ऊपर के कॉर्नर पे। मतलब एक लाइन ऐसे जा रही है जो पूरे क्यूब के बीच में से पास कर रही है। अगर कोई लाइन ऊपर के कॉर्नर से निकल के पीछे के नीचे के कॉर्नर पे जाती है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? Diagonal. कौन सा वाला डायगोनल? फेस वाला डायगोनल कि पूरी बॉडी का डायगोनल? Body बॉडी diagonal. का डायगोनल। उसको क्या कहते हैं? बॉडी डायगोनल। अब जरा बेटा ध्यान से देखो, जो बाकी की चीजें हैं वो तो वैसे ही रहेगी। एज लेंथ बेटा क्यूब की क्या रहेगी? ए, ठीक है बेटा। एज लेंथ क्यूब की बेटा क्या हो गई? ए। बेटा रेडियस ऑफ एटम या स्फेयर बेटा वो क्या हो गया? आर। एटम का रेडियस जो हमने पढ़ा बेटा वो क्या हो गया? आर। लेकिन बेटा शुरुआत करते हैं एक छोटी सी चीज के साथ। यहाँ पे मैं 2 लाइंस को मीट करा रहा हूं और मुझे बताना कि उस लाइन को हम क्या कहेंगे। वो लाइन है ए जी। फेस Face डायगोनल। diagonal. वेरी गुड। ये कौन सा डायगोनल है? Face फेस diagonal. बेटा ये कौन सा वाला फेस है? नीचे वाला फेस है। आप नीचे से शुरू हुए, आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसे कहते हैं बेटा फेस डायगोनल। अब ये फेस डायगोनल कौन है बेटा? ए जी, जिसको बेटा मैंने क्या मार्क किया है? पी। और क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है नाउ
इन राइट ट्राइंगल ABG में राइट एंगल कौन सा है? ABG. वेरी गुड बेटा। राइट एंगल बेटा वो कहाँ पे है? बी पे राइट एंगल। तो बेटा मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया है? ध्यान से देखो बेटा, ABG। तो बेटा मैंने इसको मिक्स कर दिया। अब आप देखो बेटा, पाइथागोरस थ्योरम, AG स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा AB स्क्वायर प्लस BG स्क्वायर। ये हो गया बेटा B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। B स्क्वायर बेटा कितना हो गया? 2A स्क्वायर। ये बेटा मेरे पास एक इक्वेशन आ गया। ऑल ओके बेटा? किसी का कोई सवाल जवाब, कोई चीज नहीं समझ में आई, कोई चीज पूछना चाहता है? आगे बढ़े हम। Yes, sir. अब देखो बेटा, एक और, अभी तक बेटा मैंने बॉडी के सेंटर वाले एटम को तो मैंने कहीं यूज ही नहीं किया। तो बेटा अब देखो हम आगे क्या पढ़ रहे हैं। नाउ इन राइट ट्राइंगल AGF, नाउ इन राइट ट्राइंगल AGF कौन सा एंगल 90 डिग्री हो गया बेटा? जी। और अगर आप राइट ट्राइंगल AGF नहीं देख पा रहे हो तो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो बेटा, AGF, और बेटा मुझे एक लाइन और बनानी पड़ेगी। वो लाइन कौन सी होगी बेटा? S से निकलती हुई कहाँ की तरफ जाएगी? G की, जिसको बेटा हमने क्या मार्क किया है? बॉडी डायगोनल। क्या है बेटा? AS। वहां पे थोड़ा सा लाइट पड़ रही है, इसलिए मैंने क्या लिखा है? बॉडी डायगोनल AS, जिसको बेटा हमने क्या लिखा है? C। बॉडी डायगोनल AS, जिसको बेटा हमने क्या लिखा है? C। बेटा वो किसके बराबर है? R R R और बेटा R, जो किसके बराबर है? 4R। अब देखो बेटा, इन AGF, AF स्क्वायर इज इक्वल टू AG स्क्वायर प्लस FG स्क्वायर। AF स्क्वायर बेटा कितना हो गया? C स्क्वायर। AG स्क्वायर कितना हो गया बेटा? B स्क्वायर। और FG बेटा कितना हो गया? A स्क्वायर। ये A है। अब जरा देखो बेटा ध्यान से, C की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है? 4R होल स्क्वायर। B की वैल्यू कितनी आ रही है? B स्क्वायर की 2A स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया बेटा? A स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 4R होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 3A स्क्वायर। आप रूट ले लीजिए, तो बेटा 4R इज इक्वल टू रूट 3A और A इज इक्वल टू 4 बाय रूट 3R। ये हो गया बेटा BCC के लिए रिलेशन बिटवीन A एंड R। एक बात बताओ लॉजिकली, कौन सा डिस्टेंस बड़ा होगा? A के R? A. A। A. याद रखना बेटा, एज लेंथ हमेशा बड़ी होगी रेडियस के।
बच्चे कभी कभार गलत फहमी में रह जाते हैं और जल्दबाजी में लिख देते हैं a इज इक्वल टू √3/4r। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं a को √3/4r लिख दूंगा तो बेटा a की वैल्यू तो r से छोटी हो जाएगी ना। तो इसलिए याद रखना कि a की वैल्यू हमेशा r से बड़ी हो। अब हमको क्या निकालना है बेटा? एफिशिएंसी पैकिंग। एफिशिएंसी पैकिंग बीसीसी में कैसे निकालते हैं बेटा? नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, वॉल्यूम ऑफ ईच एटम या स्फेयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। बीसीसी है, 2 ही एटम होते हैं। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब। ये कितना हो गया? a क्यूब इंटू कितना आ गया? 100। आपको ये जरूर दिखाना है कि आप a की वैल्यू को यहाँ पे प्लेस जरूर करेंगे। तो ये हो गया 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो बेटा ये आ जाएगा 4 इंटू √3r का होल क्यूब इंटू बेटा 100। और बस उसके बाद आप दिखा देना 68%। आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सॉल्व करेंगे, आपके पास बेटा ये आंसर आ जाएगा। आप कॉपी कर सकते हैं, जो डाउट हो आप पूछ सकते हैं। तो बेटा आफ्टर डूइंग द एफिशिएंसी पैकिंग, अब मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिसके अंदर एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चंस हैं which are based on relation between edge length and radius of atom। तो आपके सामने बेटा एक स्क्रीन आने वाली है। तो ये हमने टॉपिक जो है वो कर लिया। तो अब हम चलते हैं बेटा इस स्क्रीन के साथ और सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज का बेटा 10th क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हमने सिंपल यूनिट सेल की डेरिवेशन कर ली, हमने बीसीसी की भी डेरिवेशन कर ली, हमने एसटीसी की भी डेरिवेशन कर ली। और अब हम बात करते हैं, ये है एक्सरसाइज का 21st क्वेश्चन। क्या कहता है बेटा? जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहते हैं गोल्ड जिसका एटॉमिक रेडियस, बेटा ये हो गया हमारा 21st क्वेश्चन। कहता है गोल्ड जिसके एटम का रेडियस जो है वो कितना है? 0.144 नैनोमीटर, वो क्रिस्टलाइज करता है एसटीसी के अंदर। तो कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड। अगर बेटा वो एसटीसी में क्रिस्टलाइज करता है और एज लेंथ निकालना है तो बेटा ए का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? 4/√3r। ये बेटा किसके लिए होता है? एसटीसी के लिए, सॉरी ये बीसीसी के लिए होता है। एसटीसी के लिए कितना होता है? 2√2r। और एससी तो बेटा हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू √2 कितना होता है बेटा? 1.414 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 0.144। आप मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा बेटा कितने आ जाएगा? नैनोमीटर। ऐसे ही बेटा हमारे पास 24th क्वेश्चन है जो काफी अच्छा क्वेश्चन है। अभी आप कॉपी मत कीजिएगा, पहले आप देख लीजिएगा। कहते हैं एल्यूमिनियम, ये हो गया बेटा हमारा 24th क्वेश्चन। कहता है एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन सीसीपी पैकिंग। बेटा सीसीपी पैकिंग जो होती है हमने पढ़ा था बेटा वो एससीसी के ही जैसी होती है।
कहते हैं इसका मेटालिक रेडियस 125 पिकोमीटर है। इस बार रेडियस एल्यूमिनियम का कितना है बेटा? 125 पिकोमीटर। कहते हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल। तो बेटा आपको ए की वैल्यू निकालनी है, सिंस इट इज एफसीसी। तो बेटा ये क्या आ जाएगा? 2√2r cos f। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1.414 इंटू बेटा r कितना हो गया? 125। बेटा हम ये सॉल्व करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ये वैल्यू किसमें आएगी? पिकोमीटर में, जो आप मुझे अभी सॉल्व करके बताएंगे। उसके बाद फिर मैं वैल्यू प्लेस करूंगा और आंसर फाइंड करूंगा। ये हो गया अभी सिर्फ पहले पार्ट का आंसर, दैट इज ए पार्ट। इसके अंदर बेटा एक और पार्ट है, बी पार्ट। अब बी पार्ट क्या कहता है? हाउ मेनी यूनिट सेल। बेटा मुझे नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालने हैं इन 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे इन्होंने मेजरमेंट क्या दे दिया? सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एज लेंथ जो है बेटा वो किसमें आ रही है? पिकोमीटर। अब ऐसा करना पड़ेगा कि पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा और ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पिकोमीटर के अंदर, और फिर मैं आपके साथ उसके आगे की स्ट्रैटेजी जो है वो शेयर करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 21 का भी आंसर निकालें और 24 के ए पार्ट का भी आंसर निकालें। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ के इनको सॉल्व करेंगे। हाँ जी बेटा, तो बच्चों ने अब आंसर बताया है, ठीक है। 21 का आंसर जो है वो सॉल्व करके कितना आ रहा है? 0.407 नैनोमीटर। और 24 के ए पार्ट का मुझे आंसर बताया पिकोमीटर में कितना आ रहा है? 353.5 पिकोमीटर, ठीक है। तो हमारे पास बेटा 24 का आंसर कितना आ गया? 353.5 पिकोमीटर। अब बेटा मेरी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर एज लेंथ, आई रिपीट एज लेंथ, जो है वो पिकोमीटर में दे रखी है, और जो दूसरा यूनिट है बेटा वो हमारा सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है। तो बेटा अब जरा देखो, सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एज लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेटा जो ए की वैल्यू है 353.5 पिकोमीटर, अगर मैं इसको 10 टू दी पावर 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि अगर मैं बेटा इसको 10 टू दी पावर -12 से करूंगा तो ये मीटर में आएगा, है ना। तो अब जरा देखिए बेटा मैं क्या जनरल नॉलेज दे रहा हूँ। 1 पिकोमीटर जो होता है वो 10 टू दी पावर -12 मीटर होता है, और 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसका मतलब हो गया कि 1 पिकोमीटर जो है वो कितना हो गया? 10 टू दी पावर 10 सेंटीमीटर हो गया। तो बेटा ये आंसर मेरा अब एज जो है वो कितने आ गया? सेंटीमीटर। लेकिन बेटा क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है? एक क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है? A वॉल्यूम cube. का, वेरी गुड, ए क्यूब। क्यूब की वॉल्यूम जो है वो क्या होती है? ए की। अब देखो बेटा, नाउ वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब बेटा वो कितनी होती है? ए क्यूब, तो बेटा कितनी हो गई? 353.5 इंटू 10 टू दी पावर -10 होल क्यूब, तो बेटा कितना आ गया? सेंटीमीटर, है ना। अगर ए मेरे पास इतना आ गया, तो अगर मैं उसका क्यूब कर दूंगा तो मेरे पास किसकी वॉल्यूम आ जाएगी? क्यूब की वॉल्यूम आ गई। लेकिन कोई बच्चा मुझे बता सकता है
कि ये जो मैंने वॉल्यूम लिखी है इसके अंदर क्यूब कितने आते हैं? Three. एक क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है बेटा? 1 क्यूब की वॉल्यूम, क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है? एक क्यूब। A cube. तो एक क्यूब में कितने यूनिट सेल आते हैं, कितने क्यूब आते हैं? एक. वेरी गुड बेटा। एक डब्बे में 10 पेंसिल है, तो बेटा 10 पेंसिल कितने डब्बों में आती है? यही मेरा सवाल है कि अगर आप ध्यान से देखो बेटा, मैं आपको अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जरा ये देखो बेटा, एक क्यूब की वॉल्यूम कितनी है बेटा? एक ही है ना। 1 क्यूब की वॉल्यूम कितनी है बेटा? ए क्यूब। और ए क्यूब की वैल्यू कितनी है बेटा? 353.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 का होल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा इतनी वॉल्यूम के अंदर क्यूब कितने आते हैं? 1। One. तो बेटा इसलिए One. यूनिटरी मेथड लगा के अगर ए क्यूब वॉल्यूम है यूनिट सेल, बेटा कितने? 1। therefore 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हैज यूनिट सेल, बेटा कितने? 1 अपॉन 8। तो बेटा कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 353.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 होल क्यूब। जिसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ बेटा इन सिंपल टर्म्स, वो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 353.5। मुझे क्या निकालना करना पड़ेगा बेटा? इसका क्यूब इंटू 10 टू द पावर माइनस 30। इसको सॉल्व करना है। और बेटा इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? देखो मैं ऊपर लिख देता हूँ। अब ये कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर प्लस 30 ऊपर चला गया। और बेटा ये कितना आ गया? 353.5 होल क्यूब। आया समझ में? और अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो आप इसका क्यूब यूज सॉल्व कर, लेकिन ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा to get the answer the number of units। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। मैं आपसे आंसर शेयर कर देता हूँ बेटा। इसका आंसर आएगा 2.25 into 10 to the power 23 यूनिट। तो फाइनल आंसर इसका सॉल्व करके कितना आएगा? 2.25 into 10 to the power 23 यूनिट। तो आप इमेजिन कीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कितनी होती है। अगर मैं एक्चुअली में आपको इस स्क्रीन के ऊपर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिखाऊं तो बेटा ये देखिए, ये 1 सेंटीमीटर का क्यूब मैंने बनाया। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये एक सिंगल क्यूब है, ये एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम के अंदर बेटा कितने यूनिट सेल्स आ रहे हैं? कितने यूनिट सेल्स आ रहे हैं? मतलब ये एक तरह का क्रिस्टल है।
इतने से क्रिस्टल के अंदर, ये एक्चुअल साइज मैंने कोशिश करी है ड्रॉ करने की, एक्चुअल है 1 सेंटीमीटर लेंथ इतनी होगी ना, अगर आप देखें बेटा, है ना, तो ये एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम मैंने ड्रॉ करके आपको बताई है। और इस क्रिस्टल के अंदर, ये क्रिस्टल है बेटा, इस क्रिस्टल के अंदर बेटा इतने सारे यूनिट सेल होते हैं, तो आप खुद इमेजिन कीजिए इतने छोटे होते हैं। और उस यूनिट सेल के अंदर बेटा कौन होते हैं, एटम्स होते हैं। दैट्स व्हाई दिस नंबर इज सो वेरी बिग। कॉपी कर लीजिए बेटा, किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। तो बेटा अभी हमने एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन डिस्कस किए which were based on edge length and radius of atom or sphere। एक तो क्वेश्चन ऐसा निकला जिसके अंदर बेटा आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल भी निकालने पड़ते, तो ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के हैं। जो अगला टॉपिक बेटा मैं अब शुरू करवाने जा रहा हूँ, हमारे पास टाइम है तो हम ऐसी 1-2 न्यूमेरिकल जो है वो कर सकते हैं। मार्क कीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड बेटा टॉपिक का नाम है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। टॉपिक का नाम है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो बेटा हम सब जानते हैं कि अगर हम डेंसिटी यूनिट सेल की निकालना चाहते हैं, है ना, हम डेंसिटी बेटा किसकी निकालना चाहते हैं, यूनिट सेल की, तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी निकालने का बेटा, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम। अब दुनिया जानती है कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बेटा क्या होती है, kg। ये तो मैं आराम से यहाँ पे प्लेस कर सकता हूं। लेकिन बेटा मास ऑफ यूनिट सेल बेटा कैसे निकालते हैं, कितने एटम है इनटू मास ऑफ हर एक एटम। भाई कितने एटम है यूनिट सेल के अंदर और हर एक एटम का मास कितना है। अब बेटा कितने एटम है बेटा वो बताता है हमको नंबर z। अब बेटा सिंपल यूनिट सेल के लिए z की वैल्यू 1 हो जाएगी, बीसीसी के लिए z की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 2, और तीसरा यूनिट सेल बेटा कौन सा आएगा, एफसीसी। तीन ही तो यूनिट सेल है, सिंपल, बीसीसी एंड एफसीसी। इन तीनों में से भी बेटा सिंपल पे हार्डली कोई न्यूमेरिकल है, तो बचा क्या, बीसीसी और बचा क्या, एफसीसी। यहाँ तो z2 आएगा, यहाँ फिर z क्या आएगा, 4 आएगा। एंड एक एटम का मास बेटा कैसे निकालते हैं, मोल कॉन्सेप्ट ने बताया था। एक एटम का मास जो है बेटा वो कैसे निकालते हैं, m मोलर मास या फिर बेटा सिंस एटम आ रहा है तो बेटा एटम के लिए हम बेटा शब्द क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये बेटा हमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि अगर आपको एक एटम का मास निकालना हो, है ना, तो बेटा ऐसे निकालते हैं। हम सब जानते हैं बेटा कि अगर आपको याद हो कि Na एटम का मास किसके बराबर होता है बेटा, ग्राम एटॉमिक मास के। एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम का मास किसके बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक मास के। तो फिर बेटा एक एटम का मास कितना होगा, GAM/N। तो वही चीज बेटा मैंने यहाँ लगा दी, है ना। और अब देखो बेटा, अब इस पूरे को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो बेटा फाइनली मेरे पास फॉर्मूला क्या आया, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू G इंटू एटॉमिक मास
को बेटा अब हम कैपिटल एन से लिखते हैं अपॉन बेटा ए क्यूब वॉल्यूम इनटू एवोगैड्रो। ये होता है डेंसिटी यूनिट सेल की निकालने का। कंडीशन अप्लाई, अगर आपको एटॉमिक मास दे रखा है तो बेटा यहाँ पे कैपिटल एम आएगा, तो बेटा डिवाइडेड बाय हमेशा क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर। या फिर कभी कभार बेटा ये लोग चालाकी कर लेते हैं। चालाकी क्या करते हैं, एटॉमिक मास की जगह वो कहेंगे सिर्फ एक मास है, तो बेटा डेंसिटी क्या आ जाएगी, डी इंटू छोटा एन डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इंटू नंबर। अब बेटा कॉन्सेप्ट वही है कि कभी कभार वो आपको 2 बॉक्स दे देंगे। अब दुनिया जानती है कि एक बॉक्स में 10 पेन होते हैं, हम सबको पता है ना। ये आप इसको इधर देखो, ऐसे देखो, छोड़ो। अब हम सब जानते हैं कि एक बॉक्स के अंदर 10 पेन होते हैं। तो हम जब भी बॉक्सेस खरीदते हैं तो बेटा या तो हम 2 बॉक्स खरीदेंगे, 3 बॉक्स खरीदेंगे, 4 बॉक्स खरीदेंगे, 5 बॉक्स खरीदेंगे। नॉर्मली ऐसे ही तो खरीदते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक बॉक्स में कितने पेन है, 10 पेन है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान आ गया जो कहे कि सर मुझे 2.65 बॉक्सेस चाहिए, सिंपल सी बात है भाई, उसकी नीड है, वो कह रहे हैं कि मुझे 2.65 बॉक्सेस चाहिए, तो बेटा हम क्या लगा देंगे, यूनिटरी मेथड। अगर एक बॉक्स में कितने पेन है, 10, तो 2.65 बॉक्स में कितने हो जाएंगे, 10/1 इंटू 2.65, तो वो कितना आ जाएगा, 26.5। अब ऑब्वियस सी बात है, पेन कभी आधा नहीं मिलता, बस क्या करें, उसने बात ही ऐसी करी है तो हमने जवाब भी ऐसा दे दिया, और उसका जो आंसर है बेटा हमने कितने निकाला, डेसिमल्स में निकाला। सेम कॉन्सेप्ट बेटा मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर वो कहते हैं कि एलिमेंट का मास, तो बेटा मोस्ट ऑफ द केसेस में होता क्या है कि एटम बताते हैं और एटम का एटॉमिक मास दे देते हैं। अगर तो बेटा एटम का एटॉमिक मास दे रखा है तो बेटा जाहिर सी बात है उसके आंख बंद करके एटम्स कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर। बेटा कॉपर का एटॉमिक मास बेटा कितना होता है, 63.5। अगर कॉपर की बात कर रहे हैं तो बेटा यहाँ पे वो एटॉमिक मास देंगे तो 63.5 आएगा, और बेटा नीचे क्या आ जाएगा, एवोगैड्रो। लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि हर बार वो कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 देंगे। वो उस दिन ये भी तो कह सकते हैं कि आप ऐसा कीजिए 10 ग्राम कॉपर ले लीजिए, मुझे भी तो कह सकते हैं कि 10 ग्राम कॉपर ले लीजिए। तो बेटा अगर 10 ग्राम कॉपर लेना है तो बेटा मास कितना आएगा, 10। लेकिन एटम एवोगैड्रो नंबर हमें निकालना पड़ेगा। अगर तो बेटा ये चीज दे रखी है तो ये चीज फिक्स है, या ये चीज दे रखी है तो बेटा ये चीज फिक्स है। लेकिन अगर बेटा मास कुछ भी है तो बेटा नंबर भी तो कुछ भी हो सकता है। तो या तो फिर मुझे उस केस में मास निकालना पड़ता है या नंबर निकालना पड़ता है। पर हमने देखा है कि आज तक मास निकालने को नहीं आया, हमेशा नंबर एटम निकालने को आता है, या डेंसिटी निकालने को आता है, या जी निकालने को आता है। तो बेटा फॉर्मूला ये है, और उसके बाद अगर दूसरा फॉर्मूला लगाना है तो ये एनसीईआरटी या कोई भी रेफरेंस बुक इस फॉर्मूले की बात करती है, लेकिन इस फॉर्मूले से सारी नीड पूरी नहीं होती क्वेश्चन की। मैं आपको यही बता दूं, आई रिपीट, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन के टाइप की सारी नीड पूरी नहीं होती। इसलिए बेटा मैंने दूसरा फॉर्मूला बनाया है, वो ये है, क्योंकि कभी कभार बच्चों को इस फॉर्मूला लगाने के बाद बेटा क्या लगाना पड़ता है, यूनिटरी मेथड, वो डबल कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसी चांस नहीं,
आप या तो ये वाला फॉर्मूला लगाएं एज पर द रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन, क्या दे रखा है, नहीं तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आपका टाइम और समय दोनों बचेगा, आंसर परफेक्ट आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला कब लगेगा और ये फॉर्मूला कब लगेगा, क्योंकि बेटा हमारे पास ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं। ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि आपको जो भी एलिमेंट दे रखा होगा बेटा, उसका एटॉमिक मास अगर गिवन है तो फॉर्मूला ये लगेगा, नंबर कितना होगा एवोगाड्रो नंबर। लेकिन वो ये भी तो कर सकते हैं कि कॉपर का 63.5 एटॉमिक मास देने की बजाय वो 20 ग्राम कॉपर भी तो पूछ सकते हैं, वो 80 ग्राम ऑफ कॉपर भी तो पूछ सकते हैं। अगर मास ये नहीं आया, कोई और आ गया, तो बेटा उस केस में एवोगाड्रो नंबर नहीं लगता, क्या लगता है नंबर, वो हमें निकालना पड़ेगा या दे रखा होगा। आया क्वेश्चन, आया कॉन्सेप्ट समझ में बेटा? मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा आज की क्लास में और अगली क्लास में, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ और क्यों लगा रहा हूँ वो फॉर्मूला। टिल देन आप कॉपी कर लीजिए, किसी का कोई सवाल जवाब हो तो आप पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम टू आस्क। बेटा मैं आपके साथ एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं बेटा स्क्रीन के साथ, और फिर उस क्वेश्चन को हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ तक बेटा हमने किया, ये हमने डेंसिटी पे बेस्ड है, और ये है हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सॉल्व नंबर 3। अच्छा, जरा ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और साथ साथ मैं चीजें बोर्ड पे लिख रहा हूँ, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज को कैसे कन्वर्ट करना है। कहते हैं एक एलिमेंट है जिसका बॉडी सेंटर्ड क्यूब है। अब उन्होंने बता दिया बेटा कि बॉडी सेंटर्ड क्यूब है, इसका मतलब है बेटा जी की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 2, क्योंकि वो क्या है बीसी। कहते हैं जिसकी सेल एज 288 पिकोमीटर है, तो बेटा एज लेंथ जो है वो बेटा कितनी है 288 पिकोमीटर। कहते हैं डेंसिटी इस एलिमेंट की 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर है, तो बेटा डेंसिटी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कहते हैं हाउ मेनी एटम्स, तो हमको बेटा क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम। हमको बेटा क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम। कहते हैं हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 208 ग्राम्स ऑफ एलिमेंट। तो बेटा 208 ग्राम्स ऑफ एलिमेंट का बेटा मतलब हो गया मास ऑफ एलिमेंट, बेटा कितना हो गया 208 ग्राम। ठीक है, तो अगर आपने क्वेश्चन देख लिया है तो मैं बोर्ड पे आ जाता हूं इसको सॉल्व करने के लिए। हाँ जी बेटा, तो कोई भी कॉपी नहीं करेगा और सब बोर्ड पर देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे दे रखा है। अब सुनिए बेटा, वो कहते हैं कि एक एलिमेंट है, अब उन्होंने एलिमेंट का नाम ही नहीं लिया। अब जब एलिमेंट का नाम ही नहीं लिया तो उसका एटॉमिक मास शायद दे भी है, ना भी दे। कहते हैं एक एलिमेंट है जो पैकिंग में बीसीसी फॉलो करता है, जिसका मतलब हो गया बेटा एज लेंथ कितनी हो गई 2, तो जी की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2। उस क्यू की जो एज लेंथ है बेटा वो कितनी दे रखी है 288 पिकोमीटर। वो कितनी दे रखी है 288 पिकोमीटर। यूजुअली ये पिकोमीटर या नैनोमीटर में दे रखी होती है। कहता है अगर उस यूनिट सेल की डेंसिटी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पे यूनिट्स का बदलाव आ गया,
एक तरफ पिकोमीटर है, एक तरफ सेंटीमीटर है, ठीक है। कहता है बताइए कितने एटम्स उसके अंदर है। यहाँ पे उन्होंने एवोगैड्रो नंबर नाम की तो कोई चीज ही नहीं ली, उन्होंने पूछा कितने एटम है। तो मेरा वो वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि वो फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल था, एटॉमिक मास होना चाहिए, और तभी तो एवोगैड्रो नंबर आएगा। यहाँ तो वो नंबर ऑफ एटम्स खुद ही पूछ रहा है। तो बच्चे क्या करेंगे, पहले वो फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे जो काफी लेंथी मेथड है, हम वो नहीं लगाएंगे, हम सिंपल अपना वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और कहता है उस एलिमेंट का मास दे रखा है 208 ग्राम, सिंपल। तो इस बार हमें एटॉमिक मास नहीं दे रहा, क्या पता उस एलिमेंट का मास 208 से ज्यादा भी हो सकता है, क्या पता उस एलिमेंट का मास 208 से कम भी हो सकता है, यू नेवर नो क्या है क्या नहीं, क्या पता यही उसका एटॉमिक मास भी हो, वो हमारे साथ गेम खेल रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तो बेटा अब जरा ध्यान से देखो क्या क्या चीजें आपको करनी है। सबसे पहले तो बेटा जो यूनिट्स होंगे वो डेंसिटी की तरह, क्योंकि बेटा क्वेश्चन में जो टॉपिक है वो कहता है कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी का जो भी यूनिट होगा बेटा, कौन सा यूनिट है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा हर चीज इसी में ही होनी चाहिए। अब आप देख लो बेटा, मास एलिमेंट का ग्राम के अंदर है, ऑल ओके। प्रॉब्लम क्या है, एचएलएस। बेटा वो किस में दे रखी है, पिकोमीटर में, लेकिन मुझे किस में कन्वर्ट करनी है, सेंटीमीटर में। अब यहाँ पे देखो बेटा, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 288 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। पहली चीज मैंने डायरेक्टली उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दी। अब बेटा अगर आप केपेबल है ऐसी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के, तो बेटा आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं ऐसी कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं कर सकता, तो बेटा उस केस में हमारे पास क्वेश्चन कौन से होते हैं, लॉग की मदद से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो लॉग टेबल बेटा मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, आपको इस्तेमाल करना है, आप अपने पास हैंडी रख लीजिए। लॉग टेबल अगर आपको देखना आता है तो बेटा आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। अगर आपको लॉग टेबल देखना नहीं आता तो आप सिर्फ मुझे फॉलो करेंगे और किसी चीज को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि आई एम दी ओनली हेल्प नीड व्हाट यू हैव। इफ यू नो द लॉग टेबल then it is good, but if you don't know the log table you will only listen to me। अगर आपको नहीं आता log table, आप सिर्फ मुझे सुनेंगे तभी ये सॉल्व हो पाएगा। अब देखिए बेटा, मेरा ये कॉन्सेप्ट है, ये रूल है कि डिजिट चाहे जैसी मर्जी हो, लेकिन डेसिमल इसके बाद लगना चाहिए एक डिजिट के पास। आई रिपीट, आपकी वैल्यूज जैसी मर्जी हो, लेकिन डेसिमल कहाँ लगना चाहिए बेटा, एक डिजिट के पास। अब देखिए बेटा मैंने क्या किया, एक तो मैंने एज लेंथ को बेटा क्या लिख दिया, 2.88 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। समझ में आया बेटा, मैं डेसिमल को कहाँ ले गया, 2 के बाद ले गया, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई करके वो किया। और बेटा इसको मैंने क्या लिख दिया, 2.08 इंटू 10 टू द पावर 2 ग्राम। ठीक है, 7.2 डेसिमल एक डिजिट के बाद लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जी की वैल्यू 2 आ रही है, उसमें आपको डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है। और बेटा हमारा फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का, जी। अब देखो बेटा मैं लिख रहा हूं ना मास, मैंने कैपिटल एम नहीं लिखा। सर आपने कैपिटल एम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा एटॉमिक मास थोड़ी ना दे रखा है मुझे। तो बेटा जी इंटू मास, ध्यान से देखिएगा बेटा, ए क्यूब इंटू नंबर। सबसे पहले मैं फॉर्मूला डिराइव करूंगा, मैंने निकालना क्या है, नंबर, जी इंटू मास अपॉन ए क्यूब इंटू डेंसिटी। बेटा जी कितना हो गया, 2, मास कितना है 2.08 इंटू 10 टू द पावर 2, ए क्यूब जरा ध्यान से देखो बेटा 2.88
इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब इंटू डेंसिटी बेटा कितनी आ रही है 2.7। आपकी चॉइस है, अगर आपको इसमें से कुछ कैंसल आउट करना है तो। आई रिपीट, हाँ आपकी चॉइस है। आपने कैंसल नहीं भी करना, आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके एक राउंड ऑफ फिगर ला सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कम से कम डिजिट रखने की कोशिश करता हूं। आई रिपीट, मैं कम से कम डिजिट रखने की कोशिश करता हूं। अब देखो बेटा, मैंने नंबर क्या कर दिया, ये देखो बेटा, ये कितना हो गया 4.16 इंटू 10⁻²। मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, और बेटा ये कितना आ गया 2.88 का होल क्यूब इंटू 10⁻²⁻24, और बेटा ये कितना आ गया 7.2। मैं इसको थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज कर देता हूं बेटा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि बेटा ये देखो 10⁻24 है, ऊपर बेटा 2 है, तो मैं इनको एक ही फॉर्म के अंदर ले जाता हूँ। तो बेटा नंबर कितना आ गया 4.16, बेटा 10⁻24 ऊपर जाएगी, बन जाएगी 26 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाय 2.88 होल क्यूब इंटू 7.2। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, लॉग a बाय b बेटा क्या होता है, log a माइनस log, ठीक है। ये अब मैं log में कन्वर्ट करना शुरू करता हूं इसको। अब यहां से मेरा पहला स्टेप आया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। आपको log दोनों साइड से लेना पड़ेगा, तो आप क्या लिखेंगे बेटा log n। आई रिपीट, ध्यान से देखिए, जब आप log लेते हैं तो आप log दोनों साइड पे लेना पड़ता है, तो log n। अब ये कितना आ जाएगा बेटा log 4.16 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाय 2.88 का होल क्यूब इंटू 7.2। ये आ गया बेटा log a अपॉन log b। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये आ जाएगा log a 4.16 इंटू 10⁻26 माइनस ये आ जाएगा बेटा log b 2.88 का होल क्यूब इंटू 7.2। ये आ गया ये वाला बेटा। log a इंटू b क्या होता है बेटा, log a प्लस log b, एंड log a रेज टू द पावर x, log एनी नंबर रेज टू द पावर x बेटा वो कितना होता है x इंटू log a, ठीक है। अब देखो बेटा इधर ये क्या हो गया बेटा log a इंटू log b, तो बेटा log a इंटू log b क्या हो जाएगा बेटा log a प्लस log b माइनस, अब यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम है, 2.88 होल क्यूब है, तो बेटा वो इसके बराबर है ना। तो इसको अभी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ये देखो बेटा log a log b, तो ये क्या आ गया log 2.88 होल क्यूब प्लस log 7.2। मैंने अलग कर दिया ना log a इंटू log b। अब देखो बेटा
लॉग एन, यहां से कहीं लॉग एन आ रहा है वो हटा मत देना। लॉग 4.16 लॉग 10 टू द पावर 26 माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा 3 इंटू लॉग 2.88 प्लस ये कितना आ गया लॉग 7.2। अब अपने हाथों में जरा लॉग टेबल पकड़ लीजिए और ध्यान से देखिए बेटा सॉल्विंग कैसे होती है। आपके किसी भी लॉग टेबल में दो चीजें दे रखी होंगी बेटा, एक दे रखा होगा लॉग टेबल, ठीक है, और एक तरफ दे रखा होगा बेटा एंटी लॉग टेबल। अभी हमने क्या देखना है, लॉग टेबल देखना है, ठीक है। ये लॉग टेबल में दो पेजेस हैं, आप देख सकते हैं बेटा, ये हो गया पहला पेज और ये हो गया बेटा दूसरा पेज, है ना। और जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, मेरी ये वाली जो फिंगर आ रही है बेटा, इसके अंदर सबसे ऊपर नंबर क्या दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पहला हो गया। और उसके बाद लिखा है आगे मीन डिफरेंस। मेन डिफरेंस में बेटा क्या लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वहां पे जीरो नहीं है ना। अच्छा, अब नीचे देखिए बेटा, नीचे दे रखा है कितना 10, मतलब यहाँ पे सिंगल नंबर है ही नहीं, मिनिमम नंबर कितना है बेटा 10, दिख रहा है ना बेटा 10। 10 से नीचे 11 12 करते 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 बेटा ये चला जाएगा 49 तक या 50 तक, और बेटा बाकी का नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा 50 से शुरू होके या जिस भी नंबर से शुरू होके बेटा ये कहाँ तक जाता है 99 तक, कहाँ तक जाता है ये 99 तक। अब जरा देखिए बेटा, आपको नंबर कहाँ देखना है। आई होप बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी को लॉग टेबल में नंबर देखने में कोई दिक्कत है। अब आप देखेंगे बेटा कहाँ पे लॉग 41 बेटा, ये 4.1 लिखा है लेकिन हम इसको रीड कैसे करते हैं 41। तो बेटा 41 आप एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में देखिए 41 कहाँ पे आ रहा है, और अंडर आपने क्या नंबर देखना है 6। तो बताइए 41 के अंडर में 6 कहाँ पे है, 41, ठीक है, और 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या नंबर है भाई, कोई देख के बता सकता है मुझे 6191 6191। तो ये नंबर बेटा कितना आ रहा है, जरा ध्यान से देखिए बेटा, उन्होंने बोला 6191। अब देखिए बेटा ये 41 अंडर 6 बेटा कितना नंबर आ रहा है 6191, 4 नंबर आएंगे। रूल क्या कहता है, चारों से पहले डेसिमल लगा देना, ये मेरा रूल है। सर आपने चारों से पहले डेसिमल क्यों लगाया, क्योंकि हमारा डेसिमल एक डिजिट के बाद लगा हुआ है। रूल क्या है, जो भी 4 नंबर आएंगे उन चारों से पहले क्या लग जाएगा बेटा डेसिमल। प्लस मैंने आपको बताया था लॉग 10 की पावर एनीथिंग इज दैट थिंग। सर क्यों, क्योंकि बेटा लॉग 10 कितना होता है 1। तो बेटा लॉग 10 की पावर 26 बेटा ये कितना आ जाएगा 20, क्योंकि लॉग 10 कितना होता है बेटा 1 माइनस। अब आप बेटा यहां देखिए, इसको कहां देखेंगे, ये आ गया 3 इंटू कहां देखेंगे लॉग 28 अंडर 8, जरा चेक करके कोई बताएगा
log 28 अंडर 8 कितना नंबर होता है? 4594. कितना नंबर होता है? 4594. 4594। Yes. तो ये नंबर कितना आ गया बेटा? ध्यान से देखिए, 4594। डेसिमल कहाँ लग जाएगा? चारों से पहले, और ये आ गया बेटा प्लस। अब आ गया 7.2। इसको हम बेटे कहाँ देखेंगे बेटा? log 72 अंडर 0, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर ही नहीं है ना। 7.2 इज इक्वल टू 7.20। तो log 72 अंडर 0, log 72 अंडर 0। 8573. log 72 अंडर 0 क्या नंबर आया बेटा? 8573. 8573 है ना? कितना नंबर आ गया? 8573। और बेटा चारों से पहले क्या लगा दोगे? तो ये हमारे पास बेटा log की वैल्यू देख के आया। अब देखिए बेटा log n, ये पूरा कितना हो गया? 26.6191 माइनस 3 से इसको बेटा अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4594 इंटू 3, 12 1 27 8 2 15 17 1 12 13। ठीक है, ये आ गया 1.3782 और इसके अंदर 8573 ऐड कर दो, तो 5 7 14 15 एंड 1 12 13 एंड 1 2, तो 2.2355। ये आ गया 2.2355। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा log n कितना आ जाएगा बेटा? 26.6191 में से 2.2355 माइनस करेंगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 6। ये कितना आ गया? 8 3 11 में से गया 8 5 गया 3, 24.3836। ये सिर्फ log n की वैल्यू आई है। अभी अभी आगे भी आंसर बचा है। तो आगे कॉपी कर सॉल्व करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कॉपी कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, तो हमने क्या किया, इस पूरे को सॉल्व करने के लिए दोनों साइड से बेटा क्या लिया? लॉग। जब हम दोनों साइड से लॉग लेते हैं तो बेटा हमें पता लगा कि लॉग लेने के बाद एक साइड से तो लॉग हट ही गया क्योंकि सारी वैल्यूज आ गई, लेकिन दूसरी साइड पे लॉग नहीं हटा। और बच्चे जल्दबाजी में क्या कर देते हैं? log n log n log n n n n अपने आप ही लॉग हटा देते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। गलत। तो बेटा दोनों साइड से लॉग लेने के बाद एक साइड से लॉग कैलकुलेशन में हट जाता है, पर दूसरी साइड से लॉग जो है वो नहीं हटता। इसलिए अब हम क्या लेते हैं? टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो जब मैं लॉग के साथ एंटी लॉग लूंगा तो बेटा वो कैंसिल हो जाएगा, वो कितना आ जाता है? n। और ध्यान से देखो बेटा दूसरी तरफ बेटा कितना आ जाएगा? एंटी लॉग 24.3836। ये क्या नंबर आ गया? एंटी लॉग 24.3836। ये नंबर पॉजिटिव है ना? क्या है बेटा? ये नंबर पॉजिटिव है, इसीलिए इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। कैसे? अब जरा देखो बेटा, n इज इक्वल टू
बेटा जो नंबर पहले होता है, ध्यान से देखो बेटा, पॉइंट से पहले, जो नंबर पॉइंट से पहले होता है बेटा वो 10 की पावर बन जाता है। वो बेटा क्या बन जाता है, 10 की पावर। तो 24 पॉइंट था ना बेटा 3836। अब हम क्या देखेंगे बेटा, एंटी लॉग किसका, 0.3836 का। आई रिपीट, किसका देखेंगे, 0.3836 का। अब जरा एंटी लॉग के टेबल में आते, तो आप देखेंगे, ये देखो बेटा एंटी लॉग का टेबल दे रखा है। आप देखेंगे इसके अंदर भी ऊपर 0 से लेके 9 होता है, फिर मीन डिफरेंस होता है 1 से लेके 9, लेकिन इसकी शुरुआत बेटा कहाँ से होती है, 0.00, 0.01, 0.02, पॉइंट करते 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 बेटा अगर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे तो ये कहाँ तक चला जाता है, 0.99 तक चला जाता है। और बेटा अब हम कहाँ देखेंगे, जरा ध्यान से देखो बेटा, हमने कहाँ देखना है, जरा देखो बेटा, 0.38 अंडर 3 कितना आ रहा है बेटा, 0.38 अंडर 3 देखना है, ध्यान रखना 0 भी है वहां पे। 0.38 अंडर 3 देखना है बेटा, कितना आ रहा है, 2415. 2415। और बेटा देखो देखो बोर्ड पे, इधर वर्षा पूछ रही थी, अब देखो बेटा यहाँ पे 6 भी है, ये 6 के अंडर में मीन डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 6 के अंडर में नंबर देखो कितना आ रहा है, 3 बेटा, वो इसमें ऐड हो जाएगा, मीन डिफरेंस हमेशा ऐड होता है। तो ये हो गया 8142, ये देखो बेटा कितना हो गया बेटा, 2418, 2418। सर डेसिमल कहाँ लगेगा, ये देखो एक डिजिट के बाद। सर क्यों, इधर देखो बेटा, जब लॉग में डेसिमल, इधर देखो इधर देखो, जब लॉग की वैल्यू देखते थे तो डेसिमल एक डिजिट के बाद लगा होता था, जब वैल्यू आती थी तो आपने चारों से पहले लगाया। जब लॉग में डेसिमल एक डिजिट के बाद लगता था तो जो वैल्यू देखते थे आप चारों से पहले लगाते थे। यहाँ पे डेसिमल कहाँ लगा हुआ है, चारों से पहले, इसलिए अब मैं डेसिमल कहाँ लगा रहा हूँ, एक डिजिट के बाद। तो जो मैंने लॉग में किया, एंटी लॉग में मैंने उसको उल्टा कर दिया। तो आप कॉपी कर सकते हैं। आज हम सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल कर पाए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और भी न्यूमेरिकल इससे एसोसिएटेड करेंगे ताकि आप लॉग टेबल में थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो जाओ।